वॉल्हेम फैमिली का फेलियर एनेक्स को हरा गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक हल्की मुस्कान के साथ डैन फिलियन समझ जाता है कि क्रैश की जीत की खबर अब हर तरफ फैल चुकी है। वो सोचता है कि क्रैश ज़्यादा साहसी है या बस लापरवाह। लेकिन एक बात साफ है, इस घटना के बाद क्रैश मशहूर ज़रूर होने वाला है। थोड़ा सीरियस होते हुए लॉर्ड एल्केमिस्ट को एक बात याद आती है। एनेक्स की आंखों में जो नफरत उसने देखी थी वो उसे परेशान कर देती है। उसे महसूस होता है कि एनेक्स आगे चलकर कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। बाहर निकलते हुए वो क्रैश को चेतावनी देता है, मेरी रिसर्च में मदद करने से पहले तुम बेहोश होकर मर नहीं सकते। इसके बाद पूरे 9 हफ्ते बीत जाते हैं। हम क्रैश को लगातार ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, अपनी बॉडी को रिकवर करते हुए और खुद को पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हुए। आखिरकार क्रैश उस सीक्रेट ब्लो की डैमेज से पूरी तरह बाहर आ जाता है और अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार वो एनेक्स से भी ज़्यादा बुरी हालत में था और घर लौटते वक्त कैरेज में ही बेहोश हो गया था। इसी वजह से वो एनेक्स की स्किल स्टील करने की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। अब क्रैश गंभीरता से सोचता है कि स्किल स्टील करने के उसके पास 2 तरीके हैं। पहला, नॉर्मल मेथड। दूसरा, ओपोनेंट को उसकी अपनी स्किल की वैल्यू पर डाउट करा देना। एनेक्स के केस में क्रैश दूसरा तरीका यूज़ करना चाहता है, क्योंकि जब किसी को पूरी तरह ओवरवेल्म करके हराया जाता है तो उसकी स्किल पर खुद ही शक होने लगता है। वुडन जायंट को एक ही बार में काट देने के बाद एनेक्स के मन में डाउट ज़रूर पैदा हो चुका होगा। क्रैश को पूरा भरोसा है कि भले इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एनेक्स की रिकवरी स्किल आखिरकार उसकी ही होगी। जिस इंसान को वो एक यूजलेस फेलियर समझता था, उसी से हारने के बाद एनेक्स खुद अपनी एबिलिटी की वैल्यू पर सवाल करने लगेगा। इसके बाद क्रैश फैसला करता है कि वो पूरे साल ट्रेनिंग करेगा, ताकि आने वाली एकेडमी में सारे जीनियसेस से आगे निकल सके। तभी दरवाजे पर अरियादो की आवाज़ आती है। बटलर उसे बताता है कि उसका भाई बरोवेन आया हुआ है और क्रैश उसकी मैसेजेस 2 बार ऑलरेडी इग्नोर कर चुका है। थोड़ा थका हुआ क्रैश सोचता है कि अब उसे और इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो अरियादो को कहता है, उसे अंदर आने दो। सोफा पर बैठा क्रैश थकावट महसूस कर रहा होता है। तभी बियांका उसे पानी का गिलास देती है। क्रैश उसका शुक्रिया अदा करता है। बियांका अचानक पास आकर कहती है, तुमसे पसीने की स्मेल आ रही है। क्रैश थोड़ा चौंक जाता है। वो अपनी शर्ट सूंघ कर सोचता है, ये ऑरा यूज करने की वजह से है या फिर इरोजन की स्मेल की आदत पड़ गई है। बियांका पूछती है, तो क्या तुम अब नहाने जा रहे हो? क्रैश जवाब देता है, नहीं, अभी मुझे फिर निकलना है। तभी बियांका सीरियस चेहरा बनाकर कहती है, तो प्लीज अभी के लिए मुझसे दूर रहना। बियांका के ऐसे बर्ताव से क्रैश थोड़ा हैरान हो जाता है और वो हल्के मजाक में बोल देता है कि अब तो वो अपने ही फियांसे को ऑर्डर भी देने लगी है। क्रैश मन ही मन सोचता है कि बियांका पहले से ज्यादा समझदार और असर्टिव हो गई है। ये सोचते हुए वो उसे छेड़ते हुए पीछे दौड़ता है और पूछता है कि क्या वो उससे बच पाएगी। क्रैश को लगता है कि वो बियांका को एक छोटी बहन की तरह देखता है, इसलिए उसे टीज करता है। लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि रिग्रेशन से पहले जिन लोगों को वो जानता था, अगर वो लोग उसे अभी देखें तो शायद वो उसकी इस पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं कर पाते। तभी क्रैश के दिमाग में आर्थर की इमेज उभरती है, काफी गंभीर और जजमेंटल चेहरे के साथ। आर्थर जैसे पूछ रहा हो कि क्या वो शांति में रहते रहते नरम पड़ गया है और क्या वो ऐसे डिस्ट्रक्शन को रोक पाएगा। आर्थर का नाम सोचते ही वो इमेज धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्रैश मानना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि अंत को छोड़ दें तो आर्थर हमेशा फ्रंटलाइन पर लड़ने वाला हीरो रहा है। अचानक एक आवाज़ उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लेती है। बरोएन गुस्से से क्रैश को घूरता है और ताना मारते हुए बोलता है कि वो अपनी फियांसे के साथ काफ़ी मज़े कर रहा है। क्रैश थोड़ा चौंक कर पलटता है और शांति से जवाब देता है कि कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। बरोइन हैरान रह जाता है, क्योंकि जो लड़का पहले उसके सामने खड़ा होने से भी डरा करता था, वो अब उससे बिना डरे बात कर रहा है। तभी क्रैश उससे पूछता है, आखिर वो यहाँ क्या करने आया है। इस पर बरोइन कहता है कि उसने सुना है लाहलिन एकेडमी अब सोशल स्टेटस के बिना भी एग्जाम के जरिए स्टूडेंट्स लेती है। क्रैश हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि फिर तो उसके भाई को भी एकेडमी के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनते ही बरोइन पूरी तरह भड़क जाता है। वो सोचता है कि वॉलहाइम फैमिली कितनी पावरफुल है और वो खुद उस डायरेक्ट ब्लड लाइन का वारिस है। क्रैश का ऐसे बोलना उसे मजाक लगता है, खासकर सिर्फ इसलिए कि उसने एनेक्स को हरा दिया। क्रैश शांति से मान लेता है और कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एकेडमी की चिंता करना स्वाभाविक है। बरोइन को क्रैश का ये काम एटीट्यूड और ज्यादा चिढ़ा देता है। तभी वो अपने आने की असली वजह बताता है। वो क्रैश को माउंट गैरिलक भेजने का डायरेक्ट ऑर्डर देता है, इरोजन को रोकने के लिए।
ये सुनकर क्रैश चौंक जाता है, क्योंकि मिशंस आमतौर पर 15 की उम्र के बाद शुरू होते हैं। बरोएन मुस्कुराते हुए बोलता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो उसका गार्डियन बनेगा। क्रैश समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए। फिर भी वो जाने के लिए अग्री कर लेता है, क्योंकि इरोजन उसके लिए पीस से कहीं ज़्यादा जाना पहचाना है और उसके पास अपना प्लान है। तभी बियांका उसे जाते देख पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। क्रैश उसे बताता है कि मामला इरोजन से जुड़ा है और वो नहीं चाहता कि बियांका उसके साथ चले। लेकिन बियांका उलझन भरे चेहरे के साथ उसकी बात को क्वेश्चन करती है, जैसे वो इस बात को मानना ही न चाहती हो। ये देखकर बरोएन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बियांका क्रैश के बड़े भाई से ये साफ कह देती है कि किसी बच्चे को इरोजन रोकने भेजना ही अब्सर्ड है। तभी हम क्रैश को देखते हैं। फिर वो बियांका का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसकी फियांसे है और उसका भाई किसी बच्चे की बात गंभीरता से नहीं लेगा। क्रैश अपने भाई की तरफ गंभीर और चुनौती भरी नजर से देखता है। बरोइन गुस्से में दांत पीसता है, बिना कुछ कहे पलटता है और वहां से चला जाता है। क्रैश उसे जाता हुआ देख रहा होता है, फिर बियांका के सिर पर हल्के से हाथ रखकर उसे शाबाशी देता है। लेकिन बियांका कहती है कि उसने कोई खास काम नहीं किया। यह सुनकर क्रैश हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अगर उसे पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया तो भी कोई बात नहीं। बियांका उसे थोड़ी चिंता भरी नजर से देखती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसे बेहोश न हो जैसे पिछली बार हुआ था। क्रैश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे अलविदा कहता है और मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि बियांका चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। इसके बाद हमें समझाया जाता है कि वर्ल्ड्स इरोजन क्या है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें दूसरी डायमेंशन की ताकतें असल दुनिया में घुस आती हैं। इसकी वजह से करप्टेड और बेहद खतरनाक क्रीचर्स पैदा होने लगते हैं। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, कई बार पूरा इलाका ही म्यूटेट हो जाता है। अगर इरोजन ज्यादा फैल जाए तो वो जगह पूरी तरह से एक अलग डायमेंशन में बदल सकती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमारा क्रैश अपने ब्रदर के साथ उस इरोजन वाली जगह के पास आ जाता है। तभी उन्हें एक नाइट बताता है कि इरोजन 3 स्टार लेवल का है और लॉर्ड के आते ही प्यूरिफिकेशन शुरू होगी। दूसरा नाइट कहता है कि 3 स्टार इरोजन को रोकना तो एक्सपर्ट स्क्वाड के लिए आसान काम है। वो ये भी जोड़ता है कि ब्रोइन खुद एक एक्सपर्ट है, इसलिए इरोजन लॉर्ड को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी बरोइन आगे आता है और क्रैश को बेहद गंभीर आवाज में बुलाता है। वो बताता है कि क्रैश को यहाँ लाने का मकसद उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिलाना है। क्रैश अंदर ही अंदर तंज कसते हुए सोचता है, एक्सपीरियंस, ये किसे समझा रहा है? वो याद करता है कि उसने बरोइन के साथ आने का फैसला सिर्फ एक वजह से किया है, और वो रीज़न ये है कि वो यहाँ अपनी एक प्रोविजनल मेथड को टेस्ट करना चाहता है, जिससे फ्यूचर में होने वाली पावर आउटबर्स्ट को सप्रेस किया जा सके। अगले ही पल जंगल के बीच एक जायंट बीटल एक डार्क और ज़बरदस्त अटैक से 2 टुकड़ों में कट जाता है, और उसे काटने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रैश का ब्रदर होता है। वहीं नाइट्स शिकायत करते हैं कि मॉन्स्टर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्रैश शांत आवाज में वार्निंग देता है कि इस क्रीचर का सिर नहीं है, लेकिन ये काटता है और फैलता है, इसलिए सबको अपनी ऑरा मजबूत रखनी चाहिए। एक नाइट उसकी कामनेस देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या क्रैश पहले कभी इरोजन से निपट चुका है। क्रैश हल्के से जवाब देता है कि वो सिर्फ 13 साल का है और इतनी उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस होना वैसे भी अजीब होगा। बरोइन जोर से हंसता है और सोचता है कि ये यूजलेस ब्रैट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, जबकि वो अभी इरोजन जोन में ठीक से घुसा भी नहीं है। उसे याद आता है कि जब वो 15 साल की उम्र में पहली बार इरोजन जोन में गया था तो उसका सारा घमंड टूट गया था। क्रैश मन ही मन सोचता है कि ये हालात उसके पुराने एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं है। हल्की मुस्कान के साथ वो तय करता है कि बरोइन उसे अपने लेवल पर कंपेयर ही नहीं कर सकता। लेकिन बरोइन के दिल में डर बैठने लगता है। अगर क्रैश बड़ा होकर शार्लेट की तरह बन गया और उसे पीछे छोड़ दिया तो वो तलवार के एक ही वार में कई मॉन्स्टर्स को काटते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि वॉलहाइम फैमिली का असली फेलियर आखिर में वही निकले। अचानक क्रैश उसका नाम पुकारता है, जिससे बरोइन के काले ख्याल टूट जाते हैं। क्रैश उसे वार्न करता है कि वो लोग अब ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच चुके हैं जहां इस वक्त इरोजन लॉर्ड मौजूद है। बरोइन हंसते हुए कहता है कि वो लकी हैं, क्योंकि सामने सिर्फ एक ही लॉर्ड है और ये उसकी पिछली मिशन से आसान लग रही है। लेकिन क्रैश तुरंत बोलता है कि इसी वजह से उन्हें और ज्यादा सावधान रहना होगा। 3 स्टार इरोजन लॉर्ड जो अकेले ही करप्शन को सस्टेन कर रहा हो, ये सुनते ही नाइट्स के चेहरे उड़ जाते हैं। बारविन गुस्से में चिल्लाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और किसी बच्चे की बातों से उनका हौसला नहीं टूटना चाहिए। वो कहता है, ये बस 3 स्टार है, हम इसे जल्दी ही खत्म कर देंगे। क्रैश समझ जाता है कि नाइट्स उसके बिना भी ठीक रहेंगे। अब उसका ध्यान अपने असली काम पर जाता है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं
उसे वर्ल्ड इरोजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंटेंस महसूस होती है। क्रैश सोचता है कि एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को मास्टर करने के बाद उसकी परसेप्शन काफ़ी शार्प हो चुकी है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ की पूरी एनर्जी को निगल लेना। वो सारी इरोजन एनर्जी को एक साथ अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। अगले ही पल वो प्रेशर सह नहीं पाता और ज़ोर से खून थूक देता है। तभी सभी नाइट्स की नज़र हमारे क्रैश पर पड़ती है और उसे देखकर वो सभी ही घबरा जाते हैं। मगर आगे से क्रैश कामली कहता है कि वो बस फिसल गया था। बरोवेन उसे उठाने की पेशकश करता है, लेकिन क्रैश खून से सने हाथ से मना कर देता है। उसके लिए ये सब एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक पहला स्टेप यही था, अपनी ऑरा को इरोजन एनर्जी के साथ मर्ज करना। अब उसे बस इस नई ऑरा के फ्लो को ऑब्जर्व करना है, जो उसके शरीर में एंडलेसली सर्कुलेट कर रही है। धीरे धीरे इरोजन की एनर्जी अब्जॉर्ब होकर उसके अंदर मर्ज हो जाती है। एक नया रंग बनता है, ऐसा रंग जिसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो जाती हैं। क्रैश खुद इस पावर की इंटेंसिटी से चौंक जाता है। उसके चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैल जाती है। वो सोचता है कि अगर यही आउटबर्स्ट के बाद बचता है तो कोई नॉर्मल इंसान ये पावर सह ही नहीं सकता। इसलिए क्रैश डिसाइड करता है कि अब उसे वो फॉरबिडन टेक्निक यूज़ करनी होगी। उसे याद आता है उसका एक एंसेस्टर जिसने अपनी आईसाइट खो दी थी, उसने एक सीक्रेट आर्काइव खोजा था, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से वो उन किताबों को पढ़ नहीं पाया और उसने लाइब्रेरी सील कर दी। हालांकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा न हो, इसलिए उसने वहां सिर्फ एक किताब छोड़ दी थी। ये सब सोचने के बाद नीली ऑरा के साथ क्रैश अपनी पावर अनलीश करता है। उसके चारों तरफ इंटेंस एनर्जी घूमने लगती है। ये टेक्निक ऑरा पर बेस्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। फिलहाल क्रैश इसे सिर्फ अपनी उंगलियों तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है। वो मुस्कुराने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये जगह अब पूरी तरह इरोजन में डूबी नहीं है। इरोजन की डेंसिटी कमज़ोर पड़ चुकी है। उसके होठों के किनारे खून लगा होता है, लेकिन क्रैश उसे पोंछकर खुद को संभाल लेता है। वो जानता है कि ये सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है। इरोजन एनर्जी हमेशा खतरा बनी रहती है, इसीलिए उसे अभी भी बियांका की स्नो डॉल कर्स चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल के लिए। फिर भी वो मुस्कुराता है और सोचता है, कम से कम इस बार उसने आउटबर्स्ट को खुद सप्रेस कर लिया। ये उसके गोल की तरफ एक और कदम है। अचानक उसकी सिक्स्थ सेंस अलर्ट हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। क्रैश सामने देखता है एक जायंट मॉन्स्टर, जिसके शरीर से एक अजीब ह्यूमन फेस्ड आर्म निकला हुआ होता है। क्रीचर सो रहा होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी लाल आंखें खुल जाती हैं और वो क्रैश को घूरने लगता है। एक नाइट डर के मारे चिल्ला उठता है। इरोजन लॉर्ड उनके ठीक सामने खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर एक भयानक दहाड़ मारता है, जिसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज जाती है। बरोवेन उस मॉन्स्टर की शक्ल देखकर सन्न रह जाता है। क्रैश भी चौंकता है और हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम थाउजेंड फेस्ड डीमन होता है। बरोवेन बिना समय खराब किए अपनी तलवार निकालता है। नीली ऑरा उसके चारों तरफ फैल जाती है। क्रैश को अपने भाई की टेक्निक याद आती है, इग्निस। अगले ही पल बरोवेन की तलवार आग में लिपट जाती है। एक ही वार में डीमन नाइट्स को ऐसे उड़ा देता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। क्रैश चुपचाप देखता है। एक नाइट बरोवेन की ताकत देखकर बोलता है कि उसकी इग्निस स्किल कितनी डिस्ट्रक्टिव है। बरोवेन सभी नाइट्स को कॉम्बैट के लिए तैयार होने का हुक्म देता है। तभी रिवील होता है ये मॉन्स्टर 4 स्टार इरोजन बीस्ट है। क्रैश को फ्लैशबैक आता है जब बरोवेन ने इग्निस से उसका हाथ जला दिया था। वो सोचता है रिग्रेशन से पहले उसका भाई सच में पागल था। हल्की मुस्कान के साथ क्रैश सोचता है, इतने सालों में देखता हूँ अब वो कितना बदला है। और उसी पल क्रैश अपने डार्क ऑरा को अनलीश कर देता है। अचानक वो डीमन दर्द से चीखने लगता है जब एक पर्पल एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को निगल लेती है। एक नाइट घबराकर चिल्लाता है कि ये वो कर्स है जो चेहरों को मिटा देती है। इसी कर्स की वजह से इतने एक्सपीरियंस नाइट्स भी ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे थे। एक नाइट कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भागो जितनी जल्दी हो सके। लेकिन तभी बरोवेन गुस्से में चिल्लाता है और सबको आगे बढ़ने का आदेश देता है। वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। बरोवेन अपनी फ्लेम से डीमन के चेहरे पर वार करता है। डीमन दर्द से तड़पते हुए जोर से चीख उठता है। बाकी नाइट्स बरोवेन की इमेंस पावर देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन पूरी तरह से आग में घिर जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। एक जबरदस्त छलांग लगाकर बरोवेन डीमन पर पावरफुल फायर स्लैश मारता है। वो चिल्लाकर कहता है कि हार मत मानो, वो सबके लिए ओपनिंग बनाएगा। बरोवेन को देखकर नाइट्स का हौसला बढ़ जाता है और वो भी फाइट में कूद पड़ते हैं। इसी बीच बरोवेन मन ही मन सोचता है, क्या क्रैश ये सब देख रहा है? वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन क्रैश
कहीं दिखाई नहीं देता। बरोइन के मन में आता है कि कहीं क्रैश पहले ही लड़ाई में गिर तो नहीं गया। बरोइन फिर से फोकस करता है और फाइट जारी रखने की तैयारी करता है। तभी अचानक डीमन खून के आंसू रोने लगता है। ये देखकर बरोइन भी चौंक जाता है। डीमन की बॉडी पर मौजूद सारे चेहरे भी रोने लगते हैं और हर चेहरे पर सिर्फ यातना और दर्द दिखाई देता है। अचानक उन चेहरों में से एक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आता है। बरोइन समझ जाता है कि सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। डीमन अपनी बॉडी से कई टेंटिकल्स निकालकर बरोइन की तरफ फेंकता है। बरोइन हवा में ही एजाइल मूवमेंट से उन अटैक्स को डोज कर जाता है, लेकिन उसे शॉक लगता है और वो सोचने लगता है इतना क्रशिंग प्रेशर आखिर आ कहाँ से रहा है। बरोइन तय करता है कि अब डीमन को जिंदा छोड़ना ऑप्शन नहीं है। वो सारे नाइट्स को आदेश देता है कि एक साथ अटैक करो, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसकी खुद की टेक्निक नलिफाई हो जाती है। बरोइन समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखता है। वो चिल्लाकर नाइट्स को हिम्मत रखने को कहता है। आखिर वो वॉलहाइम फैमिली से हैं, लेकिन तभी वो देखता है सारे नाइट्स जड़ हो चुके हैं। उनके चेहरे गायब हैं। वो बिल्कुल फेसलेस स्टैच्यूज की तरह खड़े हैं। बरोइन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये कर्स है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने डीमन को छुआ भी नहीं था। उसी पल बरोइन को एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब उस मॉन्स्टर का ट्रैप था। वो समझ जाता है कि डीमन ने उसे शुरू से ही फूल बनाया हुआ था। इसके बाद हमें बरोइन के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखता है। एक अंधेरी बारिश से भीगी रात। बरोइन कीचड़ में फिसल जाता है। वो सोचता है कि अगर वो वहीं रुका रहा तो यहीं उसका अंत हो जाएगा। जमीन पर गिरे हुए बरोइन को लगता है कि इस हाल में वो पूरी तरह एनाइलेट हो जाएगा। तभी एक विशाल हाथ उसकी ओर बढ़ने लगता है, बिना किसी दया के उसे कुचलने के लिए तैयार। बरोइन सोचने लगता है कि ठीक इसी पल उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले ही पल वो खुद से सवाल करता है, क्या ये ही उसकी दर्दनाक मौत का पल है। तभी एक आत्मा प्रकट होती है और उसे बेवकूफ़ कहती है, उसकी नाकाबिलियत पर ताना मारती है। वो बताती है कि उसकी बहन उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी है और भागने की कोशिश में वो अपने सारे नाइट्स खो चुका है। वो कहती है कि उसके जैसा एक दयनीय फेलियर यही मरने के लायक है। अगले ही पल एक भयानक विशाल मॉन्स्टर उसे कुचलने के लिए पैर उठाता है। बरोइन डर से कांप जाता है और जोर से चीख पड़ता है। वर्तमान में डीमन उसी पल का फायदा उठाकर उस पर एक बेहद ताकतवर पंच मारता है। अतीत में क्रैश बारिश के बीच अपने घायल भाई को घसीटते हुए खतरे से बाहर निकाल रहा होता है। ब्रोइन मुश्किल से होश में आता है और बड़ी मुश्किल से अपने बचाने वाले को देखता है। क्रैश हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अच्छा है उसका भाई होश में आ गया। बारोइन हैरानी से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वो खुद भी हैरान होता है कि वो जिंदा कैसे बच गया। क्रैश बताता है कि उसने सब कुछ दूर से देखा था और स्वैम्प से उसे बाहर निकाला। बारोइन चिढ़ते हुए कहता है कि अब वो खुद चल सकता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा इंसान जो औरत तक इस्तेमाल नहीं करता कुछ कर सकता है। क्रैश शांति से पूछता है कि क्या वो वाकई किसी मदद की ज़रूरत नहीं समझता। गुस्से और घायल प्राइड में बरोइन दांत पीसता है और चिल्लाता है कि उसे किसी बेवकूफ़ की मदद नहीं चाहिए। वो तलवार का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसका चेहरा डर से भर जाता है और वो पूछता है, क्या डीमन पास ही है और वो लोग उस डीमन से कितनी दूर है। क्रैश कहता है कि उसे ठीक ठीक नहीं पता। तभी एक बैरियर बन जाती है। क्रैश समझाता है कि वर्ल्ड इरोजन शायद पूरी तरह सील हो चुकी है। बरोइन घबरा जाता है क्योंकि अब मॉन्स्टर को मारे बिना बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो गुस्से में गालियां देता है। क्रैश उसका नाम लेकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो बताता है कि शार्लेट ने उसे एक सीक्रेट आर्ट सिखाई थी जिससे इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है। वो बताता है कि वही टेक्निक उसने सेंचुरी में एनिक्स के खिलाफ इस्तेमाल की थी। बारोइन को याद आता है कि वो दोनों एक ही माँ की संतान हैं, इसलिए उनका बॉन्ड खास है। उसे शक होता है कि वो टेक्निक डीमन को मार पाएगी या नहीं, लेकिन क्रैश पूरे यकीन से कहता है हाँ। क्रैश कहता है कि कुछ किए बिना इरोजन में मरने से बेहतर है रिस्क लेना। वो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि अगर उसका भाई उस पर भरोसा नहीं करता तो वो समझ सकता है, लेकिन वो उसकी प्राइड को छूते हुए पूछता है, क्या उसे शार्लेट की ताकत पर भरोसा है। बरोइन बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता है क्योंकि वो जानता है कि शार्लेट एक जीनियस है, लेकिन वो चेतावनी देता है कि अगर उनका प्लान फेल हुआ तो दोनों वहीं खत्म हो जाएंगे। क्रैश मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाता है कि उसका प्लान किसी भी हालत में फेल नहीं होगा। इसके बाद अंधेरे जंगल में दोनों स्ट्रैटेजी लागू करने की तैयारी करते हैं। झाड़ियों में छिपे हुए वो देखते हैं कि 1000 फेस्ड डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा है।
क्रैश पूछता है कि इग्निस तैयार है या नहीं और उसका भाई हाथ में उठती हुई आग दिखाकर हामी भर देता है। सब कुछ तैयार देखकर क्रैश बोलता है, अब जीतने का प्लान शुरू करते हैं। वो सबसे पहले छुपने की जगह से बाहर निकलता है ताकि उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। नीली ऑरा के साथ क्रैश शार्लेट की सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। क्रैश आंखें बंद करता है और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है। नीली ऑरा देखकर बरुइन हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इतना ज़बरदस्त फोकस, ये मैंने पहले कभी क्रैश में नहीं देखा। उसे एहसास होता है कि क्रैश के चारों तरफ जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग है। इतनी प्योर और पावरफुल ऑरा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी।